वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ जो हमने इस चैनल पर स्टार्ट किया है उसका पार्ट 7 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? गलत है जो। ओके, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। आर्टिकल 74 डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वाला सही है। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है। ठीक, ऑप्शन ये स्टेटमेंट बी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सही है अभी। अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख है। The Central Council of Ministers is the head of India's political and administrative system। जी हाँ, ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ये हेड है मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। तो कह रहा कि केवल मंत्रियों की नियुक्ति, सिर्फ नियुक्ति से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है, ये नियुक्ति से ही नहीं सिर्फ संबंधित है, उनके सैलरी से भी संबंधित है और उनके लायबिलिटीज़ से भी संबंधित है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है या कहें तो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा गलत है स्टेटमेंट? तो इसका आंसर होगा डी। डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ टेकन फ्रॉम। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 75। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सही है। दूसरा, कैबिनेट के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। जो कैबिनेट की सदस्य रहेंगे उनकी जो संख्या रहेगी वो लोकसभा के जो सदस्य रहेंगे उनकी संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, उससे कम ही होगी। अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट कहता है कि प्रधानमंत्री के आनंद तक मंत्री पद संभालेंगे। आनंद से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक मंत्री वो पद संभालेंगे। ठीक, तो द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बता दी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अभी बताता हूँ क्यों गलत है, लेकिन पहले डी देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जी हाँ, जो मंत्रिपरिषद रहता है वो एक टीम की तरह काम करता है, वो सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहता है किसको? लोकसभा को। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो है लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। कि जो मिनिस्टर रहते हैं वो तब तक पद संभाल सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ठीक, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा तब तक ही वो पद संभाल सकेगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड बाय होम। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रधानमंत्री करते हैं, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद। तो जो आंसर है वो है संसद यानी कि पार्लियामेंट ये सब चीज़ डिसाइड करता है कि वेतन और भत्ते कितने होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सही कथन क्या नहीं है? व्हाट इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा गलत है? ओके, पहला देखते हैं स्टेटमेंट। यदि कोई मंत्री बनने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। यानी कह रहा है कि अगर मंत्री बनने के पहले अगर सदस्य नहीं है सदन का तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। ठीक, तो बता दूं कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोकसभा लिखा है। आप जो मंत्री बनने के बाद सदस्यता सिर्फ लोकसभा की नहीं ली जा सकती है, किसी भी हाउस की ली जा सकती है, लोकसभा हो या राज्यसभा। ठीक, तो ये गलत है, सिर्फ लोकसभा लिखा है। ठीक, सिर्फ नहीं लिखा है कि लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी, लेकिन
किसी भी हाउस की सदस्यता ली जा सकती है, ठीक है। अंग्रेजी में एक बार बोल दूँ तो इफ़ अ मिनिस्टर इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मिनिस्टर देन ही विल हैव टू गेट मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इन विद इन 6 मंथ्स। लोकसभा की मेंबरशिप लेनी होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है। स्टार्टिंग में ये आंसर मिल गया, लेकिन हम लोग आगे वाले स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे। एक मंत्री जो निचले सदन का सदस्य है ऊपरी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अ मिनिस्टर हु इज़ द मेंबर ऑफ लोअर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ अपर हाउस। अगर कोई मंत्री है जो लोअर हाउस का है तो वो अपर हाउस की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। जी हाँ, ले सकता है, ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एक मंत्री केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसकी सदस्यता वह रखता है, ठीक। भले ही वो उसकी प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन जो मतदान होता है वो सिर्फ उसी सदन में कर सकता है जिसमें उसकी सदस्यता है, ठीक, जिसमें वो मेंबरशिप होल्ड करता है। ओके। और डी कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जी हाँ, तो हमारा जो आंसर था वो क्या था? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे लिखा था लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों होना चाहिए। किसी भी हाउस का मेंबरशिप ले सकते हैं 6 महीने के अंदर। ओके, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है ए। मंत्री बनने के 6 महीने बाद सदन का सदस्य होना ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने इस टॉपिक पर डिस्कस किया है, पिछला वाला क्वेश्चन। लेकिन सदन के सदस्य का चुनाव किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से चुनाव होना चाहिए, ये पूछ रहा है, ठीक। इट इज़ नेसेसरी टू बी अ मेंबर ऑफ अ हाउस आफ्टर 6 months ऑफ बिकमिंग अ मिनिस्टर, बट इन वॉट वे शुड अ मेंबर ऑफ हाउस बी इलेक्टेड। देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। चुनाव से, दूसरा नामांकन द्वारा, तीसरा या तो चुनाव या नामांकन दोनों, ठीक, इधर बाय इलेक्शन और बाय नॉमिनेशन, उपरोक्त से में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है सी, किसी भी तरीके से उसको जो हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी, चाहे वो इलेक्शन हो या नॉमिनेशन हो, ठीक। इलेक्शन से भी हो सकता है, नॉमिनेशन से भी हो सकता है, यानी कि चुनाव से भी हो सकता है, उसका नामांकन भी किया जा सकता है। ओके, किसी भी तरीके से उसे 6 महीने के अंदर, ठीक, सदन का सदस्य होना है, ठीक। अगला, इसका क्या मतलब है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? व्हाट डज इट मीन दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? मतलब कि वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका क्या मतलब है मंत्रिपरिषद का? तो स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है। सभी मंत्री अपने काम के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जी, हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था, तो हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था कि वो अपने काम के प्रति लोकसभा के अपने काम के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो एक टीम के साथ, एक टीम की तरह। ओके, अगला देखते हैं कि सभी मंत्री अपने काम के लिए राज्यसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए भाई, तो ये ऑप्शन गलत है पूरी तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा, ये क्वेश्चन के साथ ही इसकी टक्कर हो जा रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लोकसभा, ठीक, तो ये साफ साफ तरीके से पता चल जा रहा है कि ये वाला जो है ऑप्शन वो गलत है। अब सी देखते हैं, सभी मंत्री एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था। जी हाँ, तो हमारा ए और सी दोनों सही था। हमने अभी ऑप्शन जो डिस्कस किया था, ए और सी दोनों सही था। तो ए, डी वाला कहता है ए और सी दोनों, तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा डी, ए और सी दोनों, ठीक। सभी मंत्री एक टीम की तरह काम करते हैं और सभी मंत्री अपने काम के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए और सी दोनों करेक्ट आंसर है, इसीलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है ए और सी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित करती हो, तो व्हेन द लोकसभा पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो पहला ऑप्शन क्या होता है देखते हैं कि लोकसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है। लोकसभा की बात कर रहा है, अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है, ठीक। एक ऑप्शन में बोला राज्यसभा, एक ऑप्शन में बोला लोकसभा, लेकिन जो हम लोग का आंसर है वो है दोनों। किसी भी हाउस का जो वो मेंबर हो उसको इस्तीफ़ा देना होगा, उसको रिज़ाइन करना होगा, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। तो हमारा जो सी ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों, किसी भी हाउस का हो, राज्यसभा का हो या फिर वो लोकसभा का हो, ठीक है, किसी भी हाउस का हो। तो हमारा जो आंसर है वो होगा सी, बेस्ट आंसर सी है, क्योंकि ए और बी इसमें दोनों है, ठीक। अब देखिए, केवल प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, तो ये तो गलत ही है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या है? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के किसी भी निर्णय से सहमत नहीं है, और कोई मंत्री जो है वो कैबिनेट के किसी भी निर्णय से सहमत नहीं है, इफ़ एनी मिनिस्टर डज नॉट एग्री विथ डिसीजन ऑफ कैबिनेट, तो क्या होता है? अब बता दें, जो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें कुछ अंतर होता है।
अब जो कैबिनेट होता है, अब आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि जो कैबिनेट होता है वो मतलब सीनियर लोग का, जब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग का एक ग्रुप होता है, ठीक। और इन लोग की जो मीटिंग होती है वो फ्रीक्वेंटली होती रहती है, मतलब ज़्यादातर इन लोग की मीटिंग होते ही रहती है, ठीक। अगर कोई नेशनल इशू पे बात हो रही है तो इन लोग की मीटिंग अक्सर होती ही रहती है। और इनका जो नंबर होता है वो अक्सर 15-20 होता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका नंबर होता है 60-70, लगभग 60-70 लोग होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हमारा क्या है ऑप्शन। प्रधानमंत्री से पूछे बिना राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मंत्री अगर कैबिनेट के किसी निर्णय के से सहमत नहीं है तो क्या होगा। जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से पूछे बिना राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम विदाउट आस्किंग द प्राइम मिनिस्टर। तो उस मंत्री को कह रहा है कि उस मंत्री को राष्ट्रपति बिना किसी परमिशन के हटा सकता है, बिना प्राइम मिनिस्टर के। तो बता दी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ही हैज़ टू रिज़ाइन, उसे इस्तीफ़ा देना होगा। जो आंसर है वो हमारा यही है, ही हैज़ टू रिज़ाइन। ओके, अब देख लेते हैं सी क्या कह रहा है, ही कैन रिमेन अ मिनिस्टर। ये भी गलत ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है, ठीक। तो हमें क्या आंसर इसका मिला कि ही हैज़ टू रिज़ाइन। अगर कोई मंत्री जो है कैबिनेट के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे रिज़ाइन ही करना होगा, ठीक। इसका एक बहुत ही फेमस कहें तो एक एग्ज़ाम्पल है कि जब 1953 में डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो सहमत नहीं थे तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। तो आप ये बात सोच करके इस चीज़ को याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम देगी, ठीक। डॉक्टर अम्बेडकर को रिज़ाइन करना पड़ा था, ओके, 1953 में। ओके, अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती रहती है। Who said that the cabinet is pivot around which the whole political and machinery revolves? पहला सर जॉन मैरियट, दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर, तीसरा डब्ल्यू चर्चिल और जो चौथा है वो जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर है वो है सर जॉन मैरियट। सर जॉन मैरियट ने ऐसा ही कहा था, ठीक। सर जॉन मैरियट क्या थे? वो यूके के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक। और डब्ल्यू जो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल, ये भी यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन मैरियट। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, और शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। देखते रहिए स्टडी जिगरी सक्सेस। बाय बाय।